हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इंडिया गुरुजी। मेरा नाम है शशांक कौरव और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस की सीरीज़ बनाई है जिसमें मैं मैथ्स के सभी टॉपिक्स कवर करूंगा। ये इस सीरीज़ का थर्ड वीडियो लेक्चर है। यदि आपने इसके फर्स्ट और सेकंड वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लें और हमारे कोर्स में शामिल हो जाएँ। मैं इस सीरीज़ में मैथमेटिक्स के 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनको सॉल्व करने की सबसे अच्छी मेथड्स बताऊंगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 500 क्वेश्चंस के सभी वीडियो लेक्चर देखने और समझने के बाद आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं लगभग 40 से 50 वीडियो बनाऊंगा और ये वीडियोस उन सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हम आज के 21 से लेकर 30 नंबर तक के क्वेश्चन। मैं इसमें सारे टॉपिक कवर करूंगा ये 500 क्वेश्चन सीरीज़ में। और आपको बता दूं कि इसके पहले मैं 20 क्वेश्चन ऑलरेडी बना चुका हूं। तो यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के क्वेश्चन देखने के पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं और आपसे क्षमा मांगता हूं कि मैंने जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर बनाया था उसका जो लास्ट क्वेश्चन है उसका एक स्टेप करना मैं उसमें भूल गया था, जो मैं आपको इसमें बता देता हूं। ओके, तो हमने ये वाला क्वेश्चन देखा था फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, जो उसका लास्ट क्वेश्चन था कि 15, 20 और 25% की छूट श्रृंखला कितने परसेंट की एकल छूट के बराबर है। मतलब कि यदि 15% और 20% और 30% की यदि छूट दी जाए लगातार तो ये किस छूट के बराबर होगी। तो हमने क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से सॉल्व किया था और उसके बाद हमारा आंसर आया था 51। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसमें एक स्टेप और जोड़ना था। इस 51 को 100 में से हमको माइनस करना था। तो 100 में जब 51 को हम माइनस कर देंगे तो ये आएगा 49 और 49 हमारा आंसर होगा। ओके, ये वाला स्टेप मैं उसमें बताना भूल गया था, जो मैं आपको अभी बता देता हूँ। मुझे एक स्टूडेंट ने भी बोला था जिससे मैं आपको ये वाला आज कंफर्म कर दिया है। ओके, और जिसने अभी इसका सॉल्यूशन, जिसको इसका पता नहीं है, जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं, वो फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन। इसके पहले के 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन को। पी क्यू आर त्रिकोण में भुजा क्यू आर को एस तक खींचा गया है। यदि कोण क्यू पी आर 72 डिग्री, कोण पी आर एस 110 डिग्री हो तो पी क्यू आर का मान क्या होगा। यहाँ मैंने एक डायग्राम बना दिया है ऑलरेडी, मैं इसके थ्रू आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन में ये बोला है कि एक त्रिभुज है जो कि पी क्यू आर है, इसकी जो क्यू आर साइड है, भुजा है, इसको एस तक बढ़ाया गया है। तो पी आर एस जो है वो 110 डिग्री है और क्यू पी आर जो है, एंगल पी जो है वो 72 डिग्री का है। तो ये बताना है कि एंगल क्यू कितना होगा, ये वाला जो कोण है वो कितना होगा, ये बताना है। तो इससे पहले बताने के पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ। आपने स्कूल टाइम में एक प्रमेय पढ़ा होगा, थ्योरम पढ़ा होगा कि किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बाह्य कोण बनता है, जो कि इसमें बना हुआ है 110 डिग्री पर। ठीक है, तो जो बनने वाला जो बाह्य कोण है वो किसके बराबर होता है, त्रिभुज के अंदर बनने वाले दो सम्मुख कोणों के योग के बराबर, मतलब कोण P और कोण Q के बराबर। बस इसी के द्वारा हमको इसको सॉल्व करना है। तो इसमें ये दिया गया है कि ये दिया है कोण PR है जो कि बाह्य कोण है 110 डिग्री वाला, और ये है सम्मुख भुजाएं, ये हो गई कोण P और कोण Q। सम्मुख भुजा पर बनने वाले दो कोण हैं उनके योग के बराबर होता है। तो इस तरीके से इसको अरेंज कर लेंगे, आपको ये याद रखना पड़ेगा। ओके, तो इसमें देखते हैं कोण PRS की वैल्यू हमको दी है 110 डिग्री, कोण P की वैल्यू भी हमको दी है, एंगल P जो दिया है वो दिया है 72 डिग्री, और Q हमको फाइंड करना है। इसका हम ट्रांसफ़र कर देंगे इस तरफ। तो कोण Q बराबर हो जाएगा 110 माइनस 72 मतलब कि 38, और 38 हमारा आंसर होगा क्योंकि हमको कोण Q मतलब कि एंगल PQR की वैल्यू इसमें फाइंड करने बोला था। ओके, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपको थ्योरम पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो इसको सॉल्व करते हैं। tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5 दिया है, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है। तो हमको ये इसमें एक चीज़ दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमको tan स्क्वायर तो इसमें फाइंड करना ही पड़ेगा और कॉट स्क्वायर भी फाइंड करना पड़ेगा। तो ये कैसे हो सकता है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वही हम इसमें पुट करेंगे। तो हम दोनों साइड पर का स्क्वायर कर देते हैं। जब हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो कुछ इस तरीके से वैल्यू लिखी हो जाएगी कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। जब हम इसको करेंगे इसको तो ये जाएगा tan स्क्वायर थीटा मतलब कि हो गया a स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा मतलब हो गया बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब कि 2 tan थीटा कॉट थीटा,
ये वैल्यू होगा इक्वल टू 25 5 स्क्वायर का। अब हमको एक बात और पता है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, ये इसकी एक सर्वसर्मिका है, तो ये टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1। इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25 -2। -2 क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पर जो 2 दिया है ये इस तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। ओके, तो -2 तो हमारा आंसर होगा 23। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आएगा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेष 29 आता है। यदि उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा? तो इसको अच्छे तरीके से हम सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें दिया है 56 से भाग देने पर 29 आता है, और यदि इसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो क्या आएगा? तो 56 से हमने मान लीजिए हमने मान लिया कि वो जो संख्या है वो x है। ओके, वो संख्या x है, उसमें हम 56 से भाग दे रहे हैं तो हमको जो भागफल है वो 29 आ रहा है, रिमाइंडर 29 शेष बच रहा है हमको इसमें। ठीक है, तो हमने एक चीज़ पढ़ा है, बता देता हूँ इसमें कि भाजक गुणित भागफल धन शेष बराबर जो संख्या है वो आ जाएगी। उसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हमने जिससे भाग दिया है वो हो गया क्या? 56। ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया 1 + 29 जो शेष फल आया है, रिमाइंडर आया, वो लिख देंगे। तो भाजक गुणित भागफल धन शेष ये आ गया। तो हम इससे वैल्यू x की फाइंड कर लेंगे। तो x इक्वल टू आ जाएगा कितना? 85। चूँकि हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि उसी संख्या को 8 से भाग देना है, संख्या तो हमने निकाल ली, ये आई है 85, इसमें हमको 8 से भाग देना है। तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 5, क्योंकि 8 से यदि हम 85 में भाग देंगे तो ये 20 टाइम्स जाएगा, 20 बार जाएगा, और 5 रिमाइंडर बच जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, यदि कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं पर ऐसी कीमत अंकित करता है जिस पर 20% छूट देने के बाद उसे 25% लाभ हो तो अंकित मूल्य बताइए। इसमें मार्केट प्राइस के बारे में बात की गई है। तो इसको हम बिल्कुल सिस्टमेटिक सॉल्व करते हैं, बहुत आसानी से मैं आपको समझा दूंगा। देखिए, हमने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस जो है, क्रय मूल्य जो है वो 100 रुपीज़ है। ठीक है, कभी भी कोई भी परसेंटेज के क्वेश्चन आए तो आप 100 कहीं भी मान सकते हैं। ओके, तो क्रय मूल्य हमने मान लिया कि 100 रुपये है। अब यहाँ पर एक चीज़ दिया गया है कि उसको 25% का लाभ हो रहा है बेचने पर। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 25% प्रॉफिट पर। तो उसको मैं निकालना बता देता हूँ, वैसे आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं। तो निकालेंगे कैसे? 100 रुपीज़ जो हमारा कॉस्ट प्राइस है इंटू 125/100, इसलिए क्या, क्योंकि 25% इसमें प्रॉफिट है, तो हमारा वैल्यू आएगी 125। मतलब कि हम 100 रुपये की चीज़ 125 रुपये में बेचेंगे तो हमको 25% का इसमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो उसके हमने सेकंड लाइन जो है वो भी इसमें सॉल्व कर ली। अब हम देखते हैं, हमने मान लिया कि जो अंकित मूल्य है, मार्क्ड प्राइस है, वो हमको इसमें देखना है। तो हमने मान लिया कि वो आर है। ओके, तो अब मार्केट प्राइस कैसे फाइंड करेंगे? मार्केट प्राइस का आपको इसमें दिया है कि हमने अंकित मूल्य पर 20% की उसको छूट दी है। ओके, तो हम आज जो हमारा मार्केट प्राइस में हम 20% की छूट देते हैं, मतलब कि हम 80% में सामान बेच रहे हैं। ओके, तो 80/100 इक्वल टू 125। 125 जो क्या है, हमारा प्रॉफिट निकल रहा है इसमें, है ना। ये जो सेलिंग प्राइस हमने निकाला 25% ऑफ प्रॉफिट पे, वो हम यहाँ पर वैल्यू इसको पुट कर देंगे। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने पर हमारी वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी R बराबर 156.25, जो कि हमारा अंकित मूल्य होगा। मार्क्ड प्राइस, जो वस्तु पर प्राइस लिखा होगा वो हो जाएगा 156.25। ओके, तो हमारा आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ओके, इसमें दिया है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 5 years इज 2/5 ऑफ द सम। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पर एनम इज, ये निकालना है, पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट में निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का हमको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद है, PRT/100। P मतलब होता है प्रिंसिपल सम, R मतलब होता है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर लग रहा है, और T फॉर होता है टाइम। इसमें हमको देखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज हमने इसमें लिखा है P × 2/5। ये क्यों लिखा है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है। हमने मान ली कि वो राशि है P। ओके, वो राशि है P, उसका 2/5 भाग जो है वो है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, बाकी वैल्यू हम देखते हैं। इसमें P तो P है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको फाइंड करना है। टाइम दिया है 5 साल का, यहाँ पर दिया है 5 वर्ष का टाइम क्वेश्चन में ही, बस इसको सॉल्व कर दीजिए।
यहाँ से पी से पी कट जाएगा। P4 होता है प्रिंसिपल सम, जो कि मूलधन धनराशि जो है वो कट हो गई, क्योंकि हमको सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट बस इसमें फाइंड करना है। यहाँ पर 5 से हम 100 को कट कर देंगे तो ये आएगा 20, और यहाँ 5 से फिर 20 को कट करेंगे तो 4 आएगा। तो हमारा जो आंसर होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट वो जाएगा 8%। मतलब कि जो हमको हमारी धनराशि है, जो हमारा मूलधन है, उस पर जो 5 वर्ष का साधारण ब्याज हम लगा रहे हैं, उस पर जो हम इंटरेस्ट जो हम लगा रहे हैं वो हो जाएगा 8% का। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पर एनम रहेगा वो 8% हो जाएगा। कभी कभी इसमें एक क्वेश्चन और दे देते हैं ऑप्शन में, मतलब ऑप्शन जो आपको देंगे उसमें 8% नहीं लिखा होगा, उसमें लिख देते हैं 0.008, है ना, लाइक इस तरह से कुछ भी लिख देते हैं। मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है, ठीक है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, वो ऐसे लिखते हैं कि हम 8% को डिवाइड कर देंगे 100 से और फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो वैसा ऑप्शन उसमें दिए होते हैं। तो आपको उतना नहीं समझना है, सिर्फ ये देखना है कि इसमें हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे फाइंड किया, तो वो आया 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 सेंटीमीटर ऊंचाई और 18 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला एक बेलनाकार पात्र रेत से भरा है। यह रेत एक शंकु आकार का ढेर बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। यदि इस शंकु आकार के ढेर की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर हो तो उसके तल की त्रिज्या क्या होगी। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं इसमें, कि आपको फालतू का पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, इसमें बहुत सी चीज़ें बेकार दी हैं। हमको सिर्फ इतना देखना है कि इसमें एक बेलन दिया है जिसकी ऊंचाई और त्रिज्या दी गई है, एक शंकु दिया है जिसकी ऊंचाई दी गई है। सिर्फ हमको इतनी चीज़ से बस हमारा मतलब है। तो चूंकि इसमें ये बोला है कि एक बेलन जो पात्र जो है वो रेत से भरा है और उस रेत का प्रयोग करके एक शंकु बनाया गया है जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो हमको दोनों चीज़ का आयतन पता होना चाहिए। मतलब हमको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है और वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है। ये तो दोनों इक्वल रहेंगे, बस थोड़ा साइज चेंज हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h, और वॉल्यूम ऑफ कोन मतलब कि शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²। ये पाई है, ओके, πr²h। ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, इसका कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ओके, तो सिर्फ इसमें आप वैल्यूज में पुट कर देंगे और कुछ हमको नहीं करना है। तो πr², यहाँ पर रेडियस दी हुई है 18, r² तो 18 × 18 कर दिया, और h दिया है 32, यहाँ पर हाइट दी गई है 32, यहाँ पर भी सेम r² हमको नहीं दिया गया है, हाइट बस दी है 24। हम वैल्यू कट कर देते हैं, पाई से पाई कट हो जाएगा, यहाँ 3 से हम 24 कट करेंगे तो 8 आएगा, और 8 से 32 कट करेंगे तो आएगा 4। तो r² बराबर हो जाएगा 18 × 18 × 4, ठीक है। हमको वैसे भी r की बस वैल्यू चाहिए क्योंकि उसके तल की त्रिज्या बस पूछा है। तो r² बराबर हो जाएगा 1296, 1296। अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये तो r² दिया है, मतलब ये तो व्यास हो गया है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो r² उसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा 36 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि 36 का स्क्वायर होता है 1296, ठीक है। तो हमको r फाइंड करना था, जो कि शंकु के तल की त्रिज्या है 36 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन पूछता है, कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है। मतलब कि कोई वस्तु है तो उसको व्यापारी क्या करता है, उसके दुकान में जितना भी सामान है 20% ज़्यादा लिख के रखा है सब पर, फिर वह अंकित मूल्य पर एक ऐसी छूट देता है जिससे उसे 8% का लाभ होता है। तो दिए जाने वाली छूट की दर क्या है, तो वो छूट कितने दे रहा है उसको, मतलब 20% तो अधिक अंकित कर ही रहा है, साथ में उसमें ये बोला गया है कि उसको 8% का प्रॉफिट होता है और उस पर कुछ छूट दे देता है वो, राइट। तो हम इसको अरेंज कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, मान लीजिए हम कि उसके कॉस्ट प्राइस 100 है। मैंने आपको इसके पहले क्वेश्चन में ही बताया था कि आप 100 मान लीजिए और फिर सॉल्व कीजिए परसेंटेज किसी भी क्वेश्चन को। ओके, तो हमने मान लिया इसकी कॉस्ट प्राइस जो क्रय मूल्य है वो 100 है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने इसमें देखा मार्केट प्राइस, कि उसने उस पर कितना अंकित किया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था वो हर सामान पे क्या करता है, 20% ज़्यादा अंकित करता है। तो 100 का 20% हो जाएगा 120, ओके। उसके बाद हम देखते हैं वो बेचता कितने में है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 108 है, क्योंकि क्या होता है उसको 8% का हमेशा लाभ होता है ना। 8% का लाभ हो रहा, मतलब वो 108% में उसको बेच रहा है। 100% में खरीदी, 8% का लाभ लिया, 108% में बेचा, और उसमें वैल्यू कितनी अंकित की थी उसने, 120%। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको, प्रॉफिट परसेंट और मार्क प्राइस, मतलब उसको अंकित मूल्य पर कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ। ये तो पता है कि 8 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन कितने % प्रॉफिट हुआ है ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो कि उसका अंकित मूल्य है माइनस जितने में उसने उसको बेचा है विक्रय मूल्य, और बटे में लिखेंगे जितना उसका अंकित मूल्य इंटू 100।
इसको हम सॉल्व करेंगे। ये प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला ही होता है, ओके, कि कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितने पर प्रॉफिट हो रहा है, उसको इंटू कर देते हैं 100 से। तो यहाँ पर 12 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ है, मतलब 12 रुपये उसने कम किए हैं, छूट दी है, ठीक है। और 120 रुपये का उसने अंकित मूल्य रखा था इंटू 100, इसको हम कट कर देंगे। तो 12 से 120 को कट करेंगे तो ये आ जाएगा 10, और 10 से 100 को कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 10, ठीक है, 10। तो 10%, तो उसने कितने परसेंट की छूट दी है? 10% की। मतलब उसने क्या किया, 20% ज़्यादा उसमें अंकित किया और उस पर 10% छूट दे दी, तो उसको फिर भी 8% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं लगभग सभी एग्जाम्स में। तो देखते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमसे बोलता है, किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेली गई 99 पारियों में उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत 99 है। 99 पारी खेली, 99 औसत है उसका। 100वीं पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे ताकि 100 पारियों का उसका रनों का औसत 100 रहे। मतलब 99 पारी खेली तो उसका औसत 99 है, और 100 पारी भी खेले तो उसका औसत 100 ही रहे। तो ऐसा उसको कितने रन बनाने होंगे? तो इतना तो सबको पता होगा कि 99 पारी खेली और 99 औसत है, मतलब उसने हर पारी में कम से कम 99 तो बनाए ही होंगे, है ना। उससे ज़्यादा बनाए भी होंगे तो, और किसी में कम भी बनाए होंगे। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या होगा। 100वीं पारी के रन हमको निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लो उसको 100 का औसत चाहिए, तो हमें पता है कि मिनिमम 100 रन तो उसने बनाए होंगे। तो 100 इंटू 100 करेंगे, ठीक है। उसमें से वैल्यू हम घटा देंगे 99 इंटू 99 करने में, क्योंकि उसने 99 पारी तो खेल चुकी है, उसको 100वीं पारी खेलनी है बस। तो इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 100 इंटू 100 करेंगे तो ये आएगा 10,000, और 99 इंटू 99 करेंगे तो 9801, 9801। इसमें इसको माइनस कर देंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 199। मतलब जो वो 100वीं पारी खेलने वाला है उसमें उसको 199 रन बनाने होंगे, तभी उसका औसत जो है वो 100 हो जाएगा। तो इससे हम डायरेक्ट भी कर सकते थे कि उसने 99 पारी खेली और 99 उसका औसत है, तो उसको 100वीं पारी में 100 औसत लाना है, तो पहले तो 99 तो उसके पिछले उसको कंप्लीट करने पड़ेंगे और 100 इस बार के बनाने पड़ेंगे, तब उसको 100 औसत आएगा। तो ये आपसे तब बनेगा मौखिक, जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इसका भी तो आप देखिए, जैसा मैंने किया आप उसको बस फॉलो कीजिए, और प्रैक्टिस के बाद आपको डायरेक्ट सॉल्व करते हुए बनने लगेगा। तो इसका आंसर होगा 199। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 96 एंड देयर एलसीएम इज 1296 इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 864 द अदर इज। तो इसमें ये बोला गया है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 96 है और दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 1296 है। उनमें से एक नंबर है 864, तो दूसरा नंबर क्या है ये बताइए। इसके लिए हम सिंपल एक फार्मूला यूज़ करते हैं कि हमको जो अदर नंबर निकालना है, या तो पहली संख्या पूछ लेते हैं या दूसरी संख्या पूछ लेते हैं, फार्मूला ऐसा ही लगना है, ओके। तो दूसरी संख्या निकालना, उसके लिए फार्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। जो दोनों नंबर का एलसीएम दिया है वो, और दोनों नंबर को जो एलसीएम दिया है वो, उनको इंटू करेंगे और डिवाइड कर देंगे फर्स्ट नंबर से जो दिया गया है वो। तो हमको तो तीनों वैल्यू इसकी फाइंड है, पता है। तो देख लेते हैं एलसीएम कितना दिया है 1296 इंटू एचसीएफ दिया है 96, उसको डिवाइड करेंगे फर्स्ट नंबर से जो कि 864 दिया है। बस इसको सॉल्व करना है। तो 96 से 864 को कट करेंगे तो ये आएगा 9 टाइम्स, और यहाँ पर 9 से 1296 कट करेंगे तो 144। तो दूसरा नंबर होगा वो हो जाएगा 144, 144। पहला नंबर है 864 और दूसरा नंबर है 144, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हमसे बोला गया है कि cos 240 की वैल्यू क्या है ये बताइए। तो इतना तो हमें पता है कि हमें कभी इतनी ज़्यादा वैल्यू कभी याद नहीं रहती, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कम से कम 90 तक का वैल्यू तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो हम उसके द्वारा इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जो है cos 240 है उसको हम 180 प्लस 60 लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो पता है ना कि 180 प्लस 60 लिखेंगे 240 होगा, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब मैंने ये क्यों लिखा है वो आपको नेक्स्ट लाइन में पता चल जाएगा। एक फॉर्मूला होता है या इक्वेशन होती है, हम इसको इक्वेशन मान सकते हैं। इसके लिए मैं डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बना दूंगा यदि आप रिक्वेस्ट करेंगे तो, ओके। यदि आप चाहते हैं तो, बाकी मोस्टली लोगों को पता होगा या नहीं भी पता होता आप बता सकते हैं, ओके। तो एक इक्वेशन होती है cos 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, जिससे कि मैं इस फॉर्मूले में इसको रख सकूं। यदि मैं इस फॉर्मूले में इसको रखता हूं तो cos 180 प्लस 60 इक्वल टू माइनस कॉस 60 हो जाएगा,
क्योंकि यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है 60 है, इसलिए हमने यहाँ पर 60 रखा हुआ है। अब इसके लिए हमें पता होना चाहिए cos 60 की वैल्यू कितनी होती है। तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ओके, cos 60 इक्वल टू होता है 1/2। तो हमको वैल्यू फाइंड क्या करनी थी cos 240 की, तो वो आ गई, वैल्यू फाइंड हो गई। तो cos 240 की वैल्यू होगी -1/2। ओके, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछ जाते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इस तरह की जो इक्वेशन है वो कौन कौन सी हैं। वो आप अच्छे, एक डायग्राम होता है सर्किल वाला, उससे आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा यदि आप बोलेंगे तो। ओके, तो उससे आप पढ़ सकते हैं इस चीज़ को। और दूसरा, आपको tan, sin, cos इन सब की वैल्यूज़ कम से कम 90 तक याद होनी चाहिए, 90 तक ही याद होना चाहिए, बाकी आप सब फाइंड कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके आगे के 31 से लेके 40 तक के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू, जय हिंद।